तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब जीन सीयू को बताती है कि उसने फाइनली ब्रेकअप कर लिया है, तब वो उससे पूछता है कि तुम इस वीकेंड फ्री होंगी ना। ये सुनकर वो उसे देखने ही लग जाती है। यहाँ हमें कल रात के जीन और गायल के बीच की बात दिखाई जाती है। जीन अब ब्रेकअप करना चाहती थी तो गायल कहता है कि मुझे अपना एल्बम रिलीज करने में बहुत देर हो गई है, और उससे अपना वो फर्स्ट एल्बम देता है। वो हमेशा यही चाहता था कि इसे रिलीज करने के बाद ही वो जीन को प्रपोज करे, पर अब इसमें उसने देर कर दी। लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि अब उनकी लाइफ बदल जाएगी और वह साथ में एक नए घर में शिफ्ट होंगे, जैसा कि जीवन हमेशा से चाहती थी। पर जीवन उससे ये पूछती कि तुम सच में चाहते हो कि हम शादी कर लें। थोड़ी देर के लिए वो चुप रहता है, फिर कहता है कि मैं बस तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, चाहे मुझे शादी करनी पड़े। पर जीवन को अच्छा नहीं लगता कि उसकी वजह से वो शादी कर रहा है, मतलब उसके खातिर वो खुद को फोर्स कर रहा है, उसके साथ फ्यूचर में फिट होने की कोशिश कर रहा है। जबकि जीवन ने जिस गायल से प्यार किया था वो ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि गायल उसकी वजह से अपना फ्यूचर खराब करे, खुद को बदले। पर बुरा भी लग रहा था कि वो उसे छोड़ रही है, ये जानते हुए भी कि ट्रिप के नाम पर बस वो अलग अलग पार्ट टाइम जॉब किया करता था अपनी एल्बम के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने इतना कुछ किया, पर अब उन्हें सब खत्म कर देना चाहिए। कहती है कि तुम जो हो बस वही बने रहो, मेरे लिए खुद को मत बदलो। और फिर दोनों एक दूसरे को इमोशनल गुड बाय कर देते हैं। घर आकर भी जीवन रात भर बस रोई जा रही थी, इसलिए उसकी आंखें भी सूज गई थी। उसकी हालत देखकर यूना कहती है कि तुम दोनों को तो साथ में हो जाना चाहिए था, ब्रेकअप क्यों किया। पर जीवन का मानना था कि अगर वो साथ आते भी तो भी फिर उनका ब्रेकअप हो जाता। इससे अच्छा यही है कि सब अभी खत्म हो जाए। उसी टाइम उनके पास मार्केटिंग टीम की एम्प्लॉय नारी आती है और वो जीवन से मिलना चाहती थी क्योंकि वो इस हफ्ते फ्री थी तो उसकी हेल्प कर सके। फिर दिखाया जाता है कि सीईओ उसे इसलिए ही वीकेंड पर फ्री होने के बारे में पूछ रहा था, मतलब काम करने के लिए कह रहा था। तो जीवन ने भी हेल्प करने के लिए हाँ बोल दिया था। तब उनके आइस स्फेयर फ्रिज को प्रमोट करने के लिए वो हाई बॉल ब्रांड के साथ कोलैब कर रहे थे, और इस हफ्ते उनकी कंपनी का होम गेम होना था जिसकी सारी सीट पहले ही बिक गई थी। तो प्रमोशन के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। और इस प्रपोजल का आइडिया भी सीयू का ही था। तब नारियों से सीयू के बारे में पूछने लगती है कि वो कैसे है, क्योंकि उसने भी उसके बारे में अजीब अजीब ह्यूमर सुने थे। जून कहती है कि वो ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता, वो लोगों के लिए अजीब है पर दिल का काफी अच्छा है। ये सुनकर तो यूना सरप्राइज होकर उसे देखने लगती है कि तुम उसका साइड ले रही हो, और नारी भी कुछ और सोचने लगती है कि आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ऐसे तो यूना को शक होने लगता है कि कुछ है क्या। अब वो लोग ऐसे बोल रहे थे तो जीवन एकदम से कहती है कि पागल हो गए क्या, और सीयू की बुराई करने लगती है कि सबको पता है कि उसका बात करने का तरीका कितना चुभता है, और एक बार उससे तुम्हारे खिलाफ कुछ मिल गया ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पर सीयू उसकी सारी बातें सुन लेता है। तब यूना भी नारी को लेकर वहां से खिसक जाती है कि हमें जाना चाहिए। वो तो निकल जाते हैं, बेचारी जीवन अकेली फंस जाती है। पर फिर पूछ ही लेती है कि आपने मेरी बातें तो नहीं सुनी। वो कहता है कि हाँ, मेरी बातें चुभती है ना, वही सब। अब तुमने कहा है तो सही होगा। और फिर जाते जाते वो स्मेल करते हुए चला जाता है। फिर काम करते हुए भी वो इसी बात को सोच रही थी कि फिर मैनेजर को वहां टपक जाता है। सीईओ से कहता है कि अब प्रोडक्ट लॉन्च प्रेजेंटेशन क्या करना है, और जीवन से इसका ड्राफ्ट तैयार करने को बोलता है। लेकिन जीवन से कहता है कि प्रेजेंटेशन तुम दोगी। वो भी सरप्राइज होती है, और मैनेजर को भी कहता है कि ये कैसे दे सकती है, एक सीनियर एसोसिएट उसे नहीं संभाल सकती, और इसका तो कोई सेंस भी नहीं बनता। लेकिन वो कहती है कि अगर मेरे मैनेजर ने कहा है तो मैं ऐसे करूंगी। सी भी कहता है कि हाँ, तुम कर सकती हो, जैसे तुमने मुझे और डेवलपमेंट टीम को कन्विंस किया था वैसे तुम्हें यहाँ भी करना है। पर मैनेजर को उसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कहने लगता है कि तुमने सब कुछ मजाक समझाया क्या, तुम सब बर्बाद करना चाहते हो। तो जीवन एकदम से उठकर कहती है कि मैं इसे करूंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैनेजर फिर इसके काम का फायदा उठा ले। पर बाद में जीवन को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने खुद को कहाँ फंसा लिया। लेकिन फिर सोचते कि शायद इसी तरीके से मैं काम में खुद को उलझाकर अपने दर्द को भुला सकती हूँ, तो यही सही है। फिर यूना को देखते हैं, वो अपनी नई फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास में जाती है जिसमें कि वही बीच वाला क्यूट सा लड़का था। वो यूना को पहचान लेता है और फिर उससे उसका नाम और नंबर मांगता है। और वो कहती है कि मेरा पहले एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ टीचिंग असिस्टेंट हूँ, तो मुझे सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इससे तो यूना को बहुत अजीब लगता है। उसे सॉरी बोलकर अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर लिख देती है। तो वो कहता है कि अगली बार मेरी हैट लेकर आना। तब यूना भी उसे पहचान जाती है, लेकिन अब उसे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि उसने उसे बीच पर रोते हुए देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ सीयू ने जीवन को स्टेडियम बुलाया था उनके लॉन्च इवेंट के लिए, मार्केटिंग टीम की हेल्प करने के लिए। फिर जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि कुछ बच्चे सीयू से उनकी बॉल पेड़ से निकालने के लिए कह रहे थे, और वो मना करता है कि पेड़ बहुत ऊंचा है तो मैं नहीं निकाल सकता। लेकिन फिर एक बच्चे को उठाकर उसके बैट से बॉल गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं की है, तुमने खुद की है। तो बदले में वो बच्चा उसे चॉकलेट देकर चला जाता है। जीवनी सब देख रही थी, कहती है कि पहले तुमने उनकी हेल्प करने से मना क्यों किया। वो कहता है क्योंकि मैं अकेले उनकी हेल्प नहीं कर सकता। इससे वो कहने लगती है कि तभी लोग तुम्हें गलत समझ लेते हैं, तुम बुरे नहीं हो, बस लोगों को लग जाता है। लेकिन वो थोड़ी देर से आई थी। तो सीयू से कहता है कि तुम लेट हो गई हो। वो कहती है कि रात में प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे देर हो गई, और लॉन्च के लिए वैसे भी टाइम कम है, और पर तुमने मुझे यहाँ मार्केटिंग टीम की हेल्प के लिए बुला लिया। पर उसने उसे यहाँ इसलिए बुलाया था कि वो इसे एक तरह से लॉन्च की रिहर्सल समझे। यहाँ आने से उसे प्रेजेंटेशन में हेल्प मिलेगी, वो प्रोडक्ट को, कस्टमर को, सब कुछ अच्छे से समझ पाएगी। फिर अंदर वो नारी से मिलती है क्योंकि इवेंट और ब्रांड प्रमोशन सब वही देखेगी, और जीवन को बस रेफ्रिजरेटर और आइस फेयर के बेनिफिट्स के बारे में सबको एक्सप्लेन करना होगा। तो नारी उन्हें टीम जर्सी भी देती है। जब सीयू से पहनकर आता है तो सब उसे देखने लग जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही हॉट लग रहा था। जीवन और नारी तो बस उसके बारे में ही बातें कर रहे थे, जबकि वेटिंग में लोगों की लाइन लग गई थी। तो सीयू ने देखकर थोड़ा हड़काता है कि तुम कर क्या रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है।
इसके बाद वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और लोग तो सीयू को प्लेयर समझकर उससे ऑटोग्राफ तक मांगने लग गए थे। थोड़ी देर बाद नारी उनके पास आती है, कहती है कि तुम यहाँ का काम हम पर छोड़ दो, हम देख लेंगे, गेम स्टार्ट होने वाला है तो जाओ एंजॉय करो। तो अंदर जाकर मैच देखने लगते हैं कि अचानक से बॉल बहुत तेज से जियोन की तरफ आने लगती है और वो खड़े खड़े बस मुंह ही देख रही थी। अब वो उससे लगे इससे पहले सीयू उस बॉल को पकड़ लेता है, इतनी स्पीड वाली बॉल को, वो भी एक हाथ से। लोग तो चिल्लाने लगते हैं और कमेंटेटर भी कहने लगते हैं कि क्या कैच है, यही तो सच्चा प्यार है कि उसकी गर्लफ्रेंड को ना लग जाए, इसलिए देखो उसने कैसे एक हाथ से बॉल पकड़ ली। तो सीयू जिन से कहता है कि तुम्हें हटा नहीं आता, बॉल लगने का वेट कर रही थी। वो सॉरी बोलती है, कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं एकदम फ्रीज हो गई थी। पर फिर उसका हाथ नोटिस करती है कि उसके हाथ एकदम लाल हो गए थे और सूज भी गए थे। कहती है कि तुम मुझे बोल रहे हो, लेकिन तुम खुद कोई बेसबॉल प्लेयर थोड़ी हो कि इतने में किस कैम का टाइम आता है, स्क्रीन पर दिखने वाले लोगों को किस करना था। फिर जैसे ही कैमरा इन दोनों पर फोकस करता है तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि किस करो किस करो, जबकि घर पर जियोन का भाई भी मैच में देख लेता है और अपनी माँ को बताता है और वो खुद चौंक जाती है कि ये लड़का कौन है, क्योंकि उन्हें तो गाइल के बारे में पता था और यहाँ जियोन मना कर रही थी कि वो किस नहीं कर सकते। पर फिर सीयू तो उसकी तरफ आने लगता है जैसे उसे किस कर नहीं आ रहा हो। यही सोचकर वो आंखें बंद भी कर देती है, पर सीयू तो उसे देखकर हंसता है और आगे जाकर मैस्कॉट को किस कर देता है। अब जियोन का क्या ही कहना, उसे फिर खुद पर शर्म आ जाती है। इवेंट के बाद सब लोग जान लगते हैं तो नारी जियोन और सीयू को यहाँ आकर उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स करती है और फिर वही बात छिड़ती है। सीयू से कहती है कि जैसे जियोन ने कहा था तुम ज्यादा बात नहीं करते हो, लेकिन तुम सच में बहुत ज्यादा काइंड हो। ये सुनकर जियोन को बहुत अजीब लगता है। उसके जाने के बाद जियोन सीयू से कहती है कि मैंने ज्यादा काइंड नहीं कहा था, बस नॉर्मल कहा था और तुम्हारी बात उन्होंने छेड़ी थी, सब लोग तुम्हें गलत समझते हैं, इसलिए मैं क्लियर करना चाहती थी। फिर सीयू कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें वीकेंड पर काम करना पड़ा, इसलिए आज का डिनर मेरी तरफ से। लेकिन वो सॉरी बोलती है कि आज मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे अपने कुछ प्लान्स है। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ तो शुरू हो रहा था। जियोन सोच रही थी कि हमने अभी तक एक प्रॉपर मील भी नहीं लिया है, और वहीं सीयू भी कार में आकर गाइल के एल्बम सॉन्ग सर्च करता है, सोचता है कि उनका ब्रेकअप पहले नहीं हुआ था क्या, और उसका सॉन्ग भी सुन लगता है। लेकिन फिर सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर शाम को जियोन अपनी माँ से मिल जाती है और फिर खाना खाते टाइम उसकी माँ कहती है कि मैंने मैच मेकिंग एजेंसी में तुम्हारी बात की, लेकिन तुम उसमें बहुत नीचे हो, तुमसे ऊपर बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं। वो चाहती थी कि बस जियोन शादी कर ले, अपनी लाइफ सेटल कर ले, लेकिन वो मना करती है कि मुझे शादी नहीं करनी। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी के बाद मैं भी डिवोर्स ले लूंगी, तुम्हारे डैड से मैं तंग आ गई हूँ, उन्हें हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। फिर बातों बातों में सीयू के बारे में पूछ लेती कि वो लड़का कौन था जो गेम में तुम्हारे साथ वहाँ था। वो समझ आती है कि इन्होंने गेम देख लिया। फिर बताती है कि वो मेरा बॉस है। ये सुनकर तो उसकी माँ और भाई दोनों आइडिया लगाने लगते हैं कि फिर तो वो अमीर होगा और दिखने में भी अच्छा है। पर उसका भाई गाइल के बारे में कहने लगता है कि मुझे वो पसंद है और तो उसका काम भी अच्छा चल रहा है, एल्बम के आने के बाद तो वो अच्छे से पैसे कमा रहा होगा। तो माँ बेटे दोनों उसके लिए कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसा ही है तो क्यों ना वो गाइल के साथ वापस रिलेशन में आ जाए। पर उनकी बातें सुनकर जिन परेशान हो गई थी, इसलिए तो वो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी और फिर गुस्से में चली भी जाती है। घर जाते हुए रास्ते में वो हेजी से बात करके अपना मन हल्का कर रही थी और उसे भी अपनी माँ की डिवोर्स वाली बात बताती है। कहती है कि लोगों का डिवोर्स सुन के तो मैं उन्हें चेयर करती थी, पर अब अपने पेरेंट्स का सोचकर भी डर लग रहा है। हेजी भी कहती है कि डिवोर्स बहुत मुश्किल काम है, पूरी फैमिली के बारे में सोचकर ही डिसीजन लेना पड़ता है। इससे तो जियोन सीयू के बारे में सोचने जाती है कि फिर तो उसे भी बहुत मुश्किल हुई होगी। उधर सीयू अपने ड्रिंक के लिए आया हुआ था, उसे अकेले देखकर उसका दोस्त पूछता है कि जियोन नहीं आई, हाँ वो अपने बॉस के साथ क्यों आएगी, पर तुम्हें उसे थोड़ा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इसलिए उससे इतना काम मत करवाया करो। तो सीयू कहता है कि वो अपने काम में बहुत काबिल है, आज तक जिसके साथ मैंने काम किया है ना, वो उन लोगों में से सबसे बेस्ट है। उसकी बातें सुनकर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करते। अब थोड़ी देर के लिए सीयू खुद सोचने जाता है, फिर कहता है कि ऐसी बातें मत करो और चला जाता है। अगली सुबह जियोन को देखते हैं वो काम करते हुए कैसेट सुन रही थी, लेकिन फिर कैसेट प्लेयर में कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसलिए वो रिपेयर शॉप जाती है, उस जगह जहाँ लास्ट टाइम सीयू आया था। उनसे पूछती है कि आप कैसेट प्लेयर ठीक करते हो, पर वो कहने लगते हैं कि ये तो बहुत पहले ही बंद हो गए थे, इसलिए इसका पार्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये जियोन को उसके डैड ने दिया था और इसे बहुत पसंद भी था, पर असल में ये आदमी जियोन के डैड ही थे, तो उसे ठीक करने ले जाते हैं। तब जियोन उनसे पूछती है कि आप माँ के साथ अच्छे से क्यों नहीं रहते हो, वो अकेली हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि उसने फिर कुछ कहा। जियोन उस नहीं बताती, ये कहती है कि आप अच्छे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं हैं, आप हमेशा अपने काम में लगे रहते हो, घर तक नहीं जाते, आपको उनके बारे में तो सोचना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अब ये जगह भी बंद होने वाली है क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता। तभी जियोन की नजर सीयू के दिए उस गिफ्ट पर पड़ती है। वो बताते हैं कि ये किसने गिफ्ट दिया है। वो पूछती है कि किसने दिया, तो वो कहते हैं कि है कोई जो वो छोटा था तब से यहाँ आता है। एक बार उसने अपने घर का ऑडियो सिस्टम ठीक करने के चक्कर में से तोड़ ही दिया था, तो मैंने कहा कि अगर सीखना है तो यहाँ आकर चीज़ों से छेड़छाड़ कर सकते हो। बस तब से वो यहाँ अब तक आता रहता है, पर मुझे वो पसंद है, वो आता है तो मुझे बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगता। जियोन कहने लगती है कि मतलब अपनी बेटी से ज़्यादा आपको वो पसंद है, और फिर हंसने जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सीयू वहाँ आता है, लेकिन जियोन तब तक जा चुकी थी और उन्होंने अपनी बेटी के बारे में सीयू को बहुत कुछ बताया था कि वो बहुत सवाल करती है कि ये क्या है वो क्या है, हर चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियस रहती है। मतलब दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हुए भी अनजान थे। तब उसकी कैसेट प्लेयर को देखकर सीयू कहता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा और उसे रिपेयर करने में लग जाता है। अगले दिन जब सीयू ऑफिस जाती है तो उनके किस कैम में होने के बाद पूरे ऑफिस में फैल गई थी, सब उनके बारे में ही बातें कर रहे
थे कि ये सब क्या चल रहा है, क्या दोनों डेट कर रहे हैं। पर ये देखकर नानी को गुस्सा आता है कि लोग पागल हो गए हैं क्या, एक लड़के और लड़की को साथ में देखकर ऐसे बातें करना जरूरी है। इसलिए वो सबको क्लियर करने के लिए उनका रिप्लाई करती है कि वहाँ जियोन और सीयू इवेंट में आए थे, जिससे किसी को गलतफहमी ना हो। लेकिन उल्टा हो जाता है, सीयू के लिए वो कहने लगते हैं कि वो वीकेंड पर भी अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है। कोई कहता है कि ठीक हुआ हमने टास्क फोर्स ज्वाइन नहीं किया, वरना हमारी हालत भी ऐसी ही होती। वहीं जियोन भी वॉशरूम में थी तो सब देख लेती है। उसे भी गुस्सा आता है कि लोग क्या है, पागल है क्या है, हम तो बस काम के लिए वहां गए थे। और ऊपर से सब सीयू को ही गलत बोल रहे थे। तभी बाहर कुछ लोगों को इस बारे में गॉसिप करते सुनती है। एक तो ये कहने लगती है कि कहीं जियोन मिस्टर सीयू की अगली विक्टिम न बन जाए। तो गुस्से में जियोन बाहर आती है, पर वो सब निकल चुके थे। इसके बाद सीयू प्रेजेंटेशन में जियोन की हेल्प करता है, उसे इंग्लिश सिखाता है। कहता है कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, इसलिए मेरा सिखाने का तरीका स्ट्रिक्ट हो सकता है। वो ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए और बेहतर सीखना चाहती थी। बाहर से सब उन्हें देख रहे थे, कहने लगते हैं कि जियोन को प्रेजेंटेशन देना कुछ ज़्यादा ही नहीं है, वो कर पाएगी भी या नहीं। और किताबी कहने लगता है कि प्रेजेंटेशन का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है, तभी इनकी ऐसी हालत हो गई है। ऐसा ना हो कि लास्ट में सीयू को प्रेजेंटेशन देनी पड़े। अगर सब सही रहा तो जैकपॉट लग जाएगा, नहीं तो सब खत्म समझो। जियोन भी कोशिश कर रही थी, पर उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। तो सीयू से समझाता है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें बस अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट रहना है और थोड़ा एरोगेंट भी। फिर उसे समझाता है कि पोस्चर कैसा होना चाहिए। ऐसे में दोनों काफी क्लोज आते हैं, पर जियोन कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर बाद में जब वो जा रहे थे तो लिफ्ट में मिस चोई मिल जाती है। जियोन को तो उन दोनों के बीच में बहुत ही अजीब लग रहा था। इतने में मैनेजर को भी वहां आ जाता है। मिस चोई को देखकर कहने लगता है कि जब भी तुम मिलती हो ना, मेरे साथ कुछ अच्छा ही होता है। फिर उन दोनों को सुनाने के लिए उससे पूछता है कि तुम उस ली यंग नाम के आदमी को जानती हो। उसके बॉस ने उसे अचानक नए प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी दी थी, जिससे उसे पैनिक अटैक आ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अगर उसका नंबर हो ना तो मुझे देना, मैं उससे बात करूंगा। एक मैनेजर का काम होता है सबका ध्यान रखना। मतलब वो एक तरह से सीईओ को सुना रहा था। फिर यूना को देखते हैं, वो अपनी क्लास जाती है तो उसे उस लड़के का फोन आता है। वो उसे क्लास के बाद अपना हेड देने को बोलता है कि उसे आज ही चाहिए। तो क्लास के बाद यूना उसे हेड देने के लिए क्लब में जाती है और इस क्यूट से लड़के का नाम था जेई। यूना कहती है कि ये अच्छा नहीं है, तुमने पहले मुझे खुद ये दी और अब मांग रहे हो। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें मिलने बुलाता तो तुम नहीं आती, और फिर उसे ड्रिंक करने को बोलता है। वो गुस्सा करती है कि तुम करना क्या चाहते हो, मतलब इतना छोटा सा बच्चा मुझे ड्रिंक करने के लिए बोल रहा है। कहती है कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। फिर जाने लगती है तो जेई कहता है कि अरे देखो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। ये सुन के वो जल्दी से वापस आती है, पर वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, उसके जैसे दिखने वाला कोई और था। इससे तो एकदम से उसकी सांस ही अटक गई थी, इसलिए ड्रिंक कर लेती है। पर फिर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मेरे बॉयफ्रेंड कैसा दिखता है। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब यूना उससे उस दिन मिली थी तब जेई ने उसे देख लिया था। उनकी बातें सुनकर तो उसे लगा था कि यूना उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक के मारेगी, लेकिन वो उसे रिक्वेस्ट करने लग गई थी। तब उसने वहीं उसे रोते हुए देख लिया था। ये सब जानने के बाद तो यूना को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी कि तुमने सब कुछ देख लिया। जे भी कहता है कि तुम्हें उसे बदला लेना चाहिए, हम दोनों मिलकर उससे सबक सिखाएंगे। पर वो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, और चली आती है। लेकिन फिर उसे उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है। वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने सबको बता दिया है कि कैसे डंप होने के बाद यूना उसके पीछे पड़ गई थी, उससे भीख मांग रही थी। इससे तो यूना को बहुत गुस्सा आता है। उसे बोल देती है कि सबसे कहना कि उसने मुझे चीट किया था, और फिर वापस आती है और ड्रिंक पी लेती है। जे से कहती है कि चलो हम साथ में उससे रिवेंज लेते हैं। उधर ऑफिस में देखते हैं कि सीईओ घर जाने लगता है तो देखता है कि जियोन अभी तक काम कर रही थी, जबकि कल उनकी प्रेजेंटेशन थी। वो भी कहती है कि बस एक लास्ट ईमेल रह गई है। पर सीईओ को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो उसके पास जाता है, उसे चेक करता है तो उसको बहुत तेज बुखार था, इसलिए उसको चलने को बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पर जैसे वो उठती है तो नीचे गिर जाती है। वो गुस्सा करने लगता है कि बस इसलिए मैं तुम्हें कॉफी वगैरह फालतू की चीजें लेने से मना करता हूँ, और उसे उठाकर हॉस्पिटल चलने को बोलता है। पर वो जाने से पहले भी अपना काम खत्म करना चाहती थी। उसे लास्ट ईमेल सेंड करने की रिक्वेस्ट करती है। ईमेल सेंड करने के बाद जब उसे ले जा रहा था तो जिन कहती है कि मुझे घर ले चलो, ये बस पीरियड क्रैम्प्स हैं, मैं पेन किलर्स घर भूल गई थी। तब वो उसे उसके घर ले जाता है। फिर पेन किलर्स लेने के बाद वो पूछता है कि इससे तुम ठीक तो हो जाओगी ना, अगर नहीं होती तो हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। पर वो मना करती है कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। सीयू को उसकी बहुत चिंता हो रही थी और उसे कोई आइडिया भी नहीं था कि पीरियड क्रैम्प्स में इतनी हालत खराब हो जाती है। तब जिन उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। उसे नींद भी आ रही थी, लेकिन नींद में भी वो सीयू को घायल समझने लगती है, उसे सॉरी बोलती है और ये सब एक सपना समझकर सो जाती है। सीयू भी उसके लिए दलिया रखकर चिल्लाता है कि इसे खा लेना। अगले दिन वो सोकर उठती है। अब वो एकदम ठीक थी, लेकिन टाइम देखती है कि उसे ऑफिस पहुंचना था, जबकि वहाँ प्रेजेंटेशन शुरू होने के लिए बस थोड़ा ही टाइम बचा था। लेकिन वो ठीक टाइम पर पहुंच जाती है। सीईओ पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है हाँ, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। फिर स्टेज पे जाती है और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है, सब अच्छे से एक्सप्लेन करती है। लेकिन फिर अचानक से उसके कानों में तेज आवाज आने लगती है। वो एकदम चुप ही हो जाती है। याद करती है कि कैसे मैनेजर को ने उसके लिए कहा था कि बस एक सीनियर एसोसिएट होकर वो इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हैंडल नहीं कर सकती, और लोग कैसे सीईओ के बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे, और अगर ये प्रेजेंटेशन खराब हुई तो सब उसे ही ब्लेम करेंगे। और वो पहले ही कह रहे थे कि कहीं वो अगली विक्टिम ना बन जाए, तो फिर ये कहेंगे कि उसके प्रेशर की वजह से फिर एक एम्प्लॉय की तबीयत बिगड़ गई। वो एकदम चुप हो गई थी तो सब लोग उसे देखने लगे थे कि क्या बात है। पर फिर जियोन सीईओ को देखती है। वो हमेशा उसे मोटिवेट करता रहता था और अभी भी उसे रिलैक्स होने के लिए कह रहा था। तो बस वो गहरी सांस लेती है और फिर शुरू हो जाती है। फिर बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल करती है। प्रेसिडेंट हान भी बहुत खुश थी, इसलिए बाद में जियोन और सीईओ दोनों की तारीफ करती है
और उन्हें साथ में लंच करने के लिए बुलाती है। पर सीयू कहता है कि हमारे कुछ और प्लान्स है, हम नहीं आ सकते। वो भी कहती है कि ठीक है, हम फिर कभी मिल लेंगे। उनके जाने के बाद जीन उससे पूछती है कि हमारे कौन से प्लान्स है। वो बताता है कि हमें टीम डिनर पर जाना है। वो तो चौंक ही जाती है कि क्या मतलब, पर फिर खुश होती है कि वो साथ में डिनर पर जा रहे हैं। वैसे भी वो सोच रही थी कि उन्होंने साथ में कभी प्रॉपर खाना नहीं खाया। अब वो तो उसे फ्राइड चिकन खिलाने के लिए कहती है, लेकिन वो बॉइल्ड चिकन खिलाता है। कहता है कि तुम्हारे लिए अभी यही सही है, क्योंकि वो जानता था कि उसने दरिया तो खाया नहीं होगा। फिर पूछता है कि तुम सप्लीमेंट्स लेती हो, अगली बार हम साथ में जाएंगे तो खरीद लेंगे। उसकी बातें सुनकर तो जीवन सोचने लगती है कि क्या ये वही 3 मैन है। उसकी हेल्थ की इतनी चिंता तब तक किसी ने की भी नहीं थी। फिर जब सीयू सूप टेस्ट करता है तो वो अजीब सा फेस बनाता है, लेकिन उसे ये बहुत पसंद आता है। इससे जीवन समझ आती है कि जब भी उसे कुछ अच्छा लगता है तो वो ऐसा ही फेस बनाता है। फिर घर जाती है तो देखती है कि कल सीयू ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था कि दवाई से पहले दरिया जरूर खा लेना। ये देखकर जीव को एक अलग ही खुशी मिलती है। सोचती है कि वो कल सपना नहीं था, मतलब सीयू सच में कल उसके साथ था और वो बॉल भी उसने संभाल कर रखी थी। उसे देखकर तो वो बहुत ही खुश हो रही थी। वहीं सीयू के फेस पे भी एक अलग ही स्माइल थी। वो भी जीवन की वजह से अब स्माइल करने लगा था। मतलब दोनों के बीच अब प्यार की शुरुआत होने लगी है। अगले दिन जीन ऑफिस आती है तो पता चलता है कि उस लड़के लियंग ने एक पोस्ट किया था, वही जिसके बॉस ने उसे काम के लिए फोर्स किया था और उसे पैनिक अटैक आया था। किसी ने उसे कहा था कि उसके बॉस को लेकर जो बातें गर्लफ्रेंड में फैल रही है उसे वो दूर कर दे, और वो बॉस कोई और नहीं बल्कि सीईओ ही था। इसलिए वो बताता है कि 3 साल से वो छुट्टी पर है और 3 साल पहले ही उसे पता चला कि उसे पैनिक डिसऑर्डर है। एक दिन सीईओ ने उसे सीढ़ियों पर देखा था जब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो उसका कलीग बहुत बीमार था, इसलिए उसने छुट्टी ले ली और अपना काम उसे दे दिया। सीईओ ने उसे कहा कि तुम ये जॉब छोड़ दो और अपने ऊपर ध्यान दो, लेकिन नहीं, उसने नए प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी लेने की जिद की और फिर गड़बड़ कर दी और सारा इल्जाम सीयू पर लग गया। पहली बार जब वो आया था उसने भी सीयू के बारे में कुछ रूमर सुने थे, लेकिन सबको क्लियर करता है कि वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के लिए वो बुरे होंगे, पर उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है। फिर जीवन को देखते हैं कि वो बहुत खुश थी, इसलिए अपने और सीयू के लिए ड्रिंक्स लेकर जाती है। पर तभी मिस चोई को सीयू के पास देखकर छुप जाती है। जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे, सोचते कि क्या ब्रेकअप के बाद भी ये दोनों क्लोज हैं। और उन्हें ऐसे देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, शायद वो जेलस हो रही थी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।